अगर मैं क्लास 10th में जाता हूँ तो हमने चैप्टर 3 हमने स्टडी किया था। द नेम ऑफ द चैप्टर वाज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। यहाँ पर हमने देखा था कि पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन होता था और हम उनका सॉल्यूशन फाइंड करते, और उसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते थे। जैसे कि अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उसको हम क्या कहते थे कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है वो पैरेलल लाइंस की है, इसकी है पैरेलल लाइंस की, तो हम क्या कहते थे, नो सॉल्यूशन। बिकॉज अगर लाइन पैरेलल करेगी इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इसी तरह से अगर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दो लाइंस की कोइंसाइड होती थी, क्या होती थी, कोइंसाइड। तो कोइंसाइड वाले केस में क्या होता था, कोइंसाइड वाले केस में क्या होता था, जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। क्या रहेगा, इनफाइनाइट रहेगा। अब देखो ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि जहाँ यूनिक सॉल्यूशन होता है, भाई सिंपल सी बात हमने स्टडी किया था कि जिस केस में हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं वो केस क्या होता है, कंसिस्टेंट, और जिस केस में सॉल्यूशन को हम फाइंड नहीं कर सकते वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो हमारे पास दो ऐसे केसेस होते थे जहां पर हम सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते थे, एक होता था यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, एक होता था इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस। थोड़ा सा मैं एक स्टेप आगे जाके ये भी बता देता हूँ, ये भी हमने स्टडी किया था क्लास 10th में, कि यूनिक सॉल्यूशन की जो रेशियो एनालिसिस होती थी वो क्या होती थी, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो आप कहते थे यूनिक सॉल्यूशन है, और उसको कहते थे कंसिस्टेंट। नो सॉल्यूशन वाले केस में क्या होता था, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हम कहते थे नो सॉल्यूशन है, इनकंसिस्टेंट। और इसको मेमोराइज रखने का वे भी आसान होता है कि पहले इक्वल है फिर नॉट इक्वल है तो इनकंसिस्टेंसी शो कर रहे हैं। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की रेशियो इक्वेशन क्या होती थी, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसको हम क्या कहते थे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसी है, लाइन कोइंसाइड करेंगी, और ये भी क्या होता था, कंसिस्टेंट वाला केस होता। अब देखो, अब मैं आता हूँ एक्सरसाइज 4.5। यहाँ पर भी आपको यही फाइंड करना है, लेकिन जो मेथड है वो कंसेप्ट है वो चेंज हो जाएगा। किस मेथड से करेंगे, मैट्रिक्स मेथड। अब कैसे करते हैं समझो। जैसे एक्सरसाइज 4.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसी से आपको इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो मैं क्लैरिफाई करता हूँ। देखो एक्सरसाइज 4.5 में क्या पूछा गया, एक्स जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक का जो भी है आपका, उसमें सभी में ये पूछा गया है कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करो। अब क्लास 10th में तो कंसिस्टेंसी का आपको पता है, यूनिक होगा या इनफाइनाइट मैनी होगा तो कंसिस्टेंट होगा। यहाँ पर कैसे चेक करेंगे आप, ये सब क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट है आपका x+2y इक्वल टू 2 एंड 2x+3y इक्वल टू। देखो जब भी ये क्वेश्चन आता है कंसिस्टेंसी को एग्जामिन करने के लिए, मैंने आपको अभी कंसेप्ट बताया था, क्या बताया था, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, जो भी गिवन इक्वेशंस होती है हम उनको थ्री मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। कितनी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं, थ्री। फर्स्ट मैट्रिक्स इज ए, सेकंड मैट्रिक्स इज एक्स एंड थर्ड मैट्रिक्स इज बी। अब बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, जहां डाउट होगा हैंड रेज कर। अब सबसे पहले आता है मैट्रिक्स ए क्या होती है, जो ये एक्स और वाई वेरिएबल के कोफिशिएंट होते हैं इनको मिला के जो मैट्रिक्स बनते हैं वो मैट्रिक्स ए होते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1, वाई का कोफिशिएंट क्या है, 2, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2, सेकंड इक्वेशन में वाई का कोफिशिएंट क्या है, 3। ये होती है मैट्रिक्स ए। क्या मैट्रिक्स ए समझ में आ गई, ठीक है। फिर सेकंड मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स एक्स। मैट्रिक्स एक्स एक कॉलम मैट्रिक्स होती है, इसमें जितने भी इक्वेशन में वेरिएबल है हम उनको मेंशन करते हैं। यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, तो बस एक्स और वाई की आप कॉलम मैट्रिक्स बना दो। ये होती है मैट्रिक्स एक्स। थर्ड मैट्रिक्स होती है मैट्रिक्स बी। गिवन इक्वेशन के जो कांस्टेंट होते हैं उनकी कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 2 और 3। अब मुझे बताओ क्या समझ में आ गया। मैट्रिक्स मेथड का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गिवन इक्वेशन। मैक्सिमम आपके सिलेबस में, जैसे यहाँ पर कितनी इक्वेशन है, तो आपके सिलेबस में मैक्सिमम होती है 3 इक्वेशन, उससे ऊपर का क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। एक्स और वाई है, साथ में क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल। समझ पा रहे हो, सब में यही करना है, चाहे दो इक्वेशन हो चाहे तीन इक्वेशन हो। कितनी मैट्रिक्स पे काम करेंगे हम, तीन। इसमें से एक मैट्रिक्स जो होगी वो मैट्रिक्स ए,
एक होगी मैट्रिक्स एक्स और एक मैट्रिक्स बी। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो देखो हमने यही किया है। सबसे पहले आपने क्या किया, गिवन इक्वेशंस को लिखा और फिर हमने लिखा कि दीज इक्वेशंस कैन बी रिटन एज। अब जो ए एक्स और बी जो थ्री मैट्रिक्स होती हैं, बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड इन तीनों मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन क्या होता है? बाय मैट्रिक्स मेथड इन तीनों मैट्रिक्स के बीच में रिलेशन होता है कि ए एक्स जो होता है वो बी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है? मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई। तो देखो 1 2 2 3, ये मैट्रिक्स ए है। मैट्रिक्स एक्स क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। कौन कौन से वेरिएबल है? एक्स और वाई। तो ये मैट्रिक्स एक्स है। और मैट्रिक्स बी क्या है? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट 2 3। समझ में आ गया? बाय मैट्रिक्स मेथड इन तीनों मैट्रिक्स के बीच में क्या रिलेशन होता है? ए एक्स इक्वल टू बी। तो आपने लिखा ए, फिर लिखा एक्स, फिर लिखा आपने बी। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ बाय मैट्रिक्स मेथड। नहीं ऐसे ही रो वाइज। हाँ जी, जैसे फर्स्ट रो में कोफिशिएंट 1 है, फिर 2 है, तो मैट्रिक्स ए में ऐसे ही ऑर्डर वाइज। मतलब जिस पोजीशन में जो एलिमेंट है उसी पोजीशन पर उसको उसके कोफिशिएंट को लिखा जाता है। फिर यहाँ पे सेकंड रो में 2 और 3 है तो 2 और 3, थर्ड रो होगा तो वो भी ऐसे ही चल। बाय मैट्रिक्स मेथड मैंने क्या कहा? ए एक्स बी के इक्वल होता है। दिस इज मैट्रिक्स ए, दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स बी। चलो मैं आगे, ठीक है। अब बात आती है कंसिस्टेंसी। अब क्लास 10 में कंसिस्टेंसी के कितने केस होते थे? तो एक यूनिक सॉल्यूशन वाला और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला। यहाँ पर भी दो ही केसेस बचते हैं। सबसे पहले तो हमारी हम चेक करते हैं। सब अब कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत ही नहीं है। कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ क्या होती है? मैट्रिक्स से। अगर केस वन होगा तो मैं बाकी दोनों मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है। केस वन क्या होता है? आप डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करो और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आ गया, बात करता हूं, तो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस। ये कौन सा केस होता है? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन आपको पता है कंसिस्टेंट होता है। क्या होता है? कंसिस्टेंट। अब देखो, अगर मैं ये मैट्रिक्स ए का डेटरमिनेंट फाइंड करता हूं, तो क्या आप एग्री करते हो 1 इंटू 3 क्या होगा? 3 विद माइनस साइन। 2 इंटू 2 क्या होगा? 4। ये आ गया -1 नॉट इक्वल टू 0। बस सबसे इजी केस। अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो इजीएस्ट ऑफ केस है। तो डायरेक्टली आप आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है आपको यूनिक सॉल्यूशन बताना, आपको तो सिर्फ ये बताना है कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं है तो कंसिस्टेंट है। बात करता हूं, if determinant of a is not equal to 0 then it is consistent। तो देखो आपने determinant of a फाइंड किया, 3 minus 4 is not equal to 0। 3 minus 4 is not equal to 0, तो it means it is consistent। अब आपकी नॉलेज के लिए मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ कि एक सॉल्यूशन अगर मैं उस 10th क्लास से कंपेयर करता हूँ तो ये कौन से सॉल्यूशन वाला केस होता है? यूनिक सॉल्यूशन। ये वाला क्लियर हो गया केस। अच्छा, अब दूसरा केस क्या है कि डेटरमिनेंट ऑफ ए आपका 0 के इक्वल आ गया। अब डेटरमिनेंट ऑफ ए अगर 0 के इक्वल आता है, डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आता है, तो वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट। अगर आपको याद हो अभी कंसिस्टेंट वाला केस और बचा हुआ। फिर आपको क्या करना है? फिर हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ये आपको अच्छे से आता है फाइंड करना। और एडजॉइंट ऑफ ए आप फाइंड करने के बाद इसको मैट्रिक्स बी के साथ इसका प्रोडक्ट फाइंड करें। इफ डेटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, इफ डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 तो क्लियर हो गया कंसिस्टेंट है। अब बात करते हैं डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, देन देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। और वो पॉसिबिलिटीज क्या है? उसके लिए आपको क्या करना है? वी विल फाइंड द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी क्या थी? कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट ऑफ गिवन इक्वेशन। ये समझ में आ गया? अब आपने क्या किया, जब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी का प्रोडक्ट फाइंड किया और अगर ये भी 0 के इक्वल आ गया, तो पहले भी 0 ये भी 0, तो आप कहोगे कंसिस्टेंट। चेंजेस तो नहीं हो रहे ना। कंसिस्टेंट उसी को कहते हैं शुरू से लेके लास्ट तक सेम रिजल्ट आ रहा है ना, सेम रिजल्ट। ये आपका केस है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। ये आपका केस कौन सा है? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला केस। बट डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल था और आपने प्रोडक्ट फाइंड किया एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया। ये क्या आ गया? नॉट इक्वल टू 0। नाउ इट इज इनकंसिस्टेंट।
अब ये इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि ये कौन सा केस है, नो सॉल्यूशन। तो क्या 10th क्लास के सारे केस समझ में आ गए मैट्रिक्स मेथड के रिस्पेक्ट में कैसे होता है? एक बार आप फटाफट मुझे बताओ। यूनिक या कंसिस्टेंसी के दो केसेस होते हैं। सबसे पहला केस क्या था, we will find the value of determinant of a, and if it is not equal to 0 we will straightforward say it is consistent, और ये यूनिक सॉल्यूशन वाला केस है। सेकंड केस, if determinant of a is equal to 0 then we will find adjoint of a into matrix B, and if it is again equal to 0 then it is again consistent, और ये कौन सा केस है, infinite many solution। Case third, if determinant of A is equal to 0, but product of adjoint of A into B is not equal to 0, then it is a case, it is a inconsistent case, then it is an inconsistent case। सारी चीजें क्लियर होगी, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स गो टू द पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। मैं रख रहा हूं एक 2x2 और डिस्कस कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहा हूँ। अब देखो इसमें भी कितनी इक्वेशन है, कितनी इक्वेशन है, तो ये आपकी गिवन इक्वेशन, ये आपकी दो गिवन इक्वेशन, राइट, दीज आर टू गिवन इक्वेशन। से दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सबसे पहला काम क्या, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, तो एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का कोफिशिएंट 3, फिर एक्स का कोफिशिएंट 2 और वाई का कोफिशिएंट 6। इज इट क्लियर? देन मैट्रिक्स एक्स, तो मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, तो ये हो गया एक्स और वाई। एंड देन मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स बी क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कांस्टेंट, जो यहाँ पर क्या है 5 और 8। ये क्लियर हो गया। सबसे पहला काम क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए। अब बताओ डेटरमिनेंट ऑफ ए 0 आ रहा है नहीं आ रहा है? सबसे पहला काम क्या है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ए। तो देखो अगर मैं डेटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड कर, 1 इंटू 6 क्या होगा 6, और 2 इंटू 3 क्या होगा 6, ये तो 0 के इक्वल आ गया। अब सेकंड स्टेप क्या है, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी मैट्रिक्स। ये बात समझ में आ गई? तो आपने डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया, डेटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है 0 के इक्वल है। अब एडजॉइंट के लिए आपको कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। अब एडजॉइंट के लिए जब आप कोफैक्टर्स फाइंड करोगे तो आप एग्री करते हो, सबसे पहले आएगा A1 पर, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो 6 होगा। फिर आएगा A12, A12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करो 2, लेकिन ऑड पोजीशन है तो ये क्या होगा -2। फिर क्या आएगा A21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करो 3, ये भी ऑड पोजीशन है तो -3। फिर क्या आएगा A22, तो ये आपका सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो गया 1। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा आपका, एडजॉइंट ऑफ ए इट विल बी इक्वल टू व्हाट, A11 A12, तो 6 और -2 और -3 और 1, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। और मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है 5 और 8। तो देखो क्या आप एग्री करते हो, इस तरह से वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, ये आपका मैट्रिक्स बी है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अब प्रोडक्ट फाइंड करो, देखो 6 5 जा 30, -3 इंटू 8 -24, -2 इंटू 5 -10, +1 इंटू 8 8, तो 30 -24 ये 6 हो गया, और -10 + 8 -2, तो इट इज नॉट इक्वल टू 0। पहले तो इक्वल आ रहा है 0 के, फिर आ रहा है नॉट इक्वल, इट मींस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। और कौन सा केस बताया था ये, नो सॉल्यूशन। इट मींस इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया पार्ट थर्ड? ठीक है, देखो ये 2x2 वाला फर्स्ट पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फोर्थ क्वेश्चन, पार्ट क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें देखो 3 इक्वेशन, प्रोसेस सेम है, प्रोसेस इसका क्या होगा, सेम होगा। अब कैसे इसको अप्रोच करना है, देखो इस क्वेश्चन को, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन इक्वेशन, तो किस में कन्वर्ट करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए। तो अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करता हूं, क्या आप एग्री करते हो, 1 1 1 1 1 1, देन 2 3 2 2 3 2,
देन ए और जेड का कोफिशिएंट क्या 2 है, ए 2, ये हो गया मैट्रिक्स ए। देन मैट्रिक्स एक्स, वेरिएबल क्या है यहाँ पे एक्स वाई जेड, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल। देन मैट्रिक्स बी क्या है 1 2 4, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑल कांस्टेंट। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट। तो इजी मेरे को दिखाई दे रहा है, से एक्सपेंड अलोंग R1 कर, व्हाट वी विल डू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट एक्सपेंड अलोंग R1। तो देखो ये 1 हो गया विद इन ब्रैकेट, 1 वाला रो और कॉलम हाइड कर, 3 × 2 है क्या हो जाएगा 6A, और माइनस में क्या हो जाएगा 2A। देन तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका -1, डायमंड एलिमेंट है -1। अब ये 1 वाला रो और कॉलम हाइड कर दो, रो और कॉलम, तो 2 × 2A 4A -2A, देन +1। अब इस 1 का रो और कॉलम हाइड कर दो, 2 × A क्या हो जाएगा 2A, माइनस क्या हो जाएगा 3A। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो 6 से -2A क्या होगा 4A, तो ये तो हो गया 4A, 4A -2A 2A, 2A × -1 -2A, और 2A -3A -A, क्या हो गया -A। तो 4A -3A क्या हो जाएगा आपका A, विच इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स इट इज कंसिस्टेंट, क्योंकि डेटरमिनेंट की जो वैल्यू आई है नॉट इक्वल टू। अब ऐसे आपको करना है, समझ पा रहे हो, इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं। तो फिफ्थ और सेकंड सिक्स पार्ट जो आपका ये होमवर्क में रहेगा। तो सिंपल सा लॉजिक जो आपको समझ में आया वो क्या समझ में आया, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ ए, and if it is not equal to 0 then straightforward it is a consistent case and having unique solution. But if determinant of a is equal to 0 then what we will do, we'll find the product of adjoint of a into matrix B, and if it is also equal to 0 then it is again consistent case and having infinite many solution. But if it is not equal to 0 then it is inconsistent case and having no solution. तो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक सारे क्लियर हो गए कैसे करने, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व सिस्टम। देखो यहां से आपका मेन कंसेप्ट स्टार्ट हो, वी हैव टू सॉल्व। सॉल्व का मतलब जो 10th क्लास में था वो यहाँ पर है। सॉल्व का मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर। बट यहाँ पर जो वैल्यूज हम फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। वहां पर क्या करते थे, यूजिंग ग्राफिकल मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड। सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। पहले मैं एक 2x2 वाला क्वेश्चन करवाता हूँ आपको, फिर एक 3x3 वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ। करने का सबका बेस है। सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 5x + 2y these are the given linear equation. First of all these equations can be written as, सबसे पहले क्या आएगा, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल 5 2 7 3, इसको हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स, राइट। देन मैट्रिक्स एक्स, कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल एक्स वाई, दिस इज मैट्रिक्स एक्स। एंड देन column matrix of constant, that is matrix B 4 5. Now we know that by matrix method AX equal to क्या होता है B, AX is equal to B। देखो by matrix method we know that AX is equal to B। अब अगर AX B के इक्वल है और A को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूं, तो आप एग्री करते हो X will be equal to A inverse B। आप एग्री करते हो x विल बी इक्वल टू a इनवर्स b। अब a इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है 4.4 में आप सीख चुके हो, बताओ क्या मेथड था a इनवर्स फाइंड करने का। अब देखो मैट्रिक्स भी गिवन है, अब आपको ये फाइंड करना है, मैट्रिक्स a इज इक्वल टू 1 डेटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेटरमिनेंट ऑफ a एंड एडजॉइंट ऑफ a। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी, अब आप डेटरमिनेंट की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो क्या आएगा, मैंने से दैट हियर देखो ये मैट्रिक्स है, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 5 × 3 दैट इज 15 विद माइनस साइन, 7 × 2 क्या हो जाएगा 14। डेटरमिनेंट ऑफ ए इज 1, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगी।
देयरफॉर A इनवर्स एक्सिस, पहला पार्ट तो हो गया आपका, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड द कोफैक्टर्स A11। A11 की वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, दैट इज 3, और इवन पोजिशन है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3। देन A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो 7, और ऑड पोजिशन है तो -7, तो ये हो गया आपका -7। एंड देन A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो 2 पर -2 हो जाएगा, ऑड पोजिशन है। एंड देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हाइड कर दो, ये हो जाएगा 5, तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11, फॉर्मूला क्या होता है? A11 A12 A21 A22, और एक इसके इक्वल होगा 3 -7 -2 एंड 5। यहां तक कोई डाउट होता बताओ, क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ मैट्रिक्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट? A इनवर्स इंटू B, दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 1। चलो, और A इनवर्स विल बी इक्वल टू 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर मैं इस वैल्यू को क्वेश्चन 1 पे रखता हूं तो मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ ए, और डेटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा कितना आया था? 1, तो ये तो हो जाएगा 1 बाय 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 3 -2 -7 5, 3 -2 -7 5 इंटू मैट्रिक्स बी, वैल्यू मैट्रिक्स बी इज 4 5, दैट इज 4 5। अच्छा, मैट्रिक्स एक्स की वैल्यू क्या है? एक्स वाई, एग्री करते हो? अब जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो, तो 3 × 4 क्या होगा? 12, -2 × 5 क्या होगा? -10, यानी कि ये आएगा आपका 2, और -7 × 4 क्या होगा? -28, और 5 5 से क्या होगा? 25, ये कितना आएगा? -3। क्या आप एग्री करते हो? इट विल बी इक्वल टू 2 एंड -3, इट इज इक्वल टू 2 एंड -3। तो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से मैं एक 2x2 का क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, एक 3x3 का बता, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी देखो, एक्स इसके इक्वल होगा 2 के, और वाई किसके इक्वल होगा? -3, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने ट्राई किया है, अब मैं एनालिसिस करवा रहा हूँ, चेक करो। देखो, ये हो गया आपका मैट्रिक्स है, और ये हो गया मैट्रिक्स एक्स, और ये हो गया मैट्रिक्स। सबसे पहले आपने फाइंड किया होगा डेटरमिनेंट ऑफ ए, वैल्यू क्या आ रही है? -11। डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -11, तो बिल्कुल ठीक है, उसको तो ठीक है। फिर आपने फाइंड किया होगा एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू चेक करो। आपके कोफैक्टर्स A11 आएगा -5, A12 आएगा -3, A21 आएगा +3, और A22 आएगा 4, यही वैल्यू आई है। तो A इनवर्स का फॉर्मूला 1 बाय डेटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो A इनवर्स की वैल्यू आएगी 1 बाय -11, और ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये भी क्लियर हो गया। बाय मैट्रिक्स मेथड x इक्वल टू क्या होता है? A इनवर्स भी, तो A इनवर्स की आपके ये जो भी वैल्यूशन है वो आपने यहाँ पे पुट कर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स भी। अब देखो 1 बाय -11 को आप ये एज इट इज रखो, और इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट फाइंड करो। यह आएगा -15 + 21, यह आएगा -9 + 28। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा, ये मैट्रिक्स एक्स होगी, एक्स और वाई, 1 बाय -11 619। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूँ कंपेयर करके बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, तो आप एग्री करते हो एक्स विल बी इक्वल टू -6/11 आया होगा आपका, और वाई वेरिएबल विल बी इक्वल टू -19/11। अब किसका आंसर बिल्कुल ठीक है? सभी का ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 11, बाकी सारे होमवर्क में हैं आपके। अब 3x3 वाला केस, कौन सा केस है? 3x3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं आपसे पूछूं हेयर मैट्रिक्स ए विल बी इक्वल टू, तो बताओ मैट्रिक्स ए क्या होगा? 2 1 1, 2 1 1, 1 -2 -1, 1 -2 -1। यहाँ पे देखो एक्स नहीं है, एक्स ना होने का मतलब मैं इसको क्या सकता हूँ? 0x प्लस कुछ ऐसा है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 0,
y का क्या है 3 और z का क्या है -5। चलो एक मैट्रिक्स तो होगी। सेकंड मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स x। कौन कौन से वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं? x, y और z। और नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स b। तो मैट्रिक्स b की वैल्यू क्या है? 1, 3/2 और 9। हो गया सारा ये, ठीक है। नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड, ax is equal to b, which implies x is equal to a inverse। इसको हम दे लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। ठीक है। वी नो दैट we know that a inverse is equal to 1 by determinant of a into adjoint of a। अब आपको डेटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना है, ये तो हम यही फाइंड करते हैं। डेटरमिनेंट ऑफ ए आई थिंक एक्सपेंड करना इजी रहेगा अलोंग C1। नहीं सॉरी, C1 भी आप कर सकते हो, सिर्फ ए नहीं कह रहा हूँ, C1 के अलोंग भी आप और R3 भी कर सकते हो, क्योंकि एक सिंगल जीरो दिखाई दे। जीरो वाला पकड़ो अगर जीरो है तो। एक्सपेंड अलोंग पर हम करेंगे C1, तो मैंने लिखा एक्सपेंड अलोंग C1। एक्सपेंड अलोंग C1। एक्सपेंड अलोंग C1। पहले तो डायमंड एलिमेंट को हाईलाइट कर देते हैं, वो ये है ना। तो डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब 2 वाला रो और कॉलम हाइड कर दो। जब 2 वाला रो और कॉलम हाइड करोगे, -2 इंटू -5 10 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस क्या होगा? +3, तो 13 आएगा। तो ये हो गया आपका 13। तो आपने लिखा 13। फिर डायमंड एलिमेंट है 1, तो -1। तो 1 वाला जो रो और कॉलम है उसको हाइड कर दो। तो 1 इंटू -5 -5 और फिर -3, ये हो गया -8। ये क्या हो गया? -8। तो ये हो गया -8। अब जीरो में तो कुछ करना नहीं है, तो डेटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 32 जा 26 और +8 कितना हो गया? 34, विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस्ट। देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस्ट। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स। नाउ विल फाइंड द कोफैक्टर्स। So while finding the cofactors, first of all, a11, a12 and a13। अब जो जो वैल्यूज आती जा रही है वो बताते जाओ। पहले बात करते हैं a11। a11 के केस में क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो। -2 इंटू -5 क्या होगा? 10 विद नेगेटिव साइन, माइनस माइनस क्या होगा? +3, 13। तो ये हो गया 13। इसको आपने लिखा 13। इवन पोजिशन एज इट इज ही आ जाएगा। फिर बात करता है a12। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड कर दो। ये कितना हो जाएगा? -5 और 0 इंटू दिस 0 ही रहेगा। -5 है लेकिन ऑड पोजिशन है तो क्या हो जाएगा? 5। तो ये हो गया आपका 5। फिर बात करते हैं a13। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 इंटू 3 क्या होगा? 3 और ये 0 है। 1 3 इवन पोजिशन है तो 3 ही आएगा। ये हो गया आपका। क्लियर हो गया? ठीक है। देन a21, a22 एंड a23। अब a21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो। ये हो जाएगा -5 और ये हो गया -3, -8 लेकिन ऑड पोजिशन है 8। तो ये हो गया आपका 8। देन a22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 इंटू -5 -10 और ये हो गया 0, -10 ही आएगा। तो ये हो गया जी -10। देन a23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 इंटू 3 6 -0, ऑड पोजिशन है तो -6। ये हो गया आपका -6। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ a31, a32 एंड a33। अब a31 की बात करते हैं। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 -1 विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, 1 आएगा। ये कितना आएगा? 1। इसके बाद आ जाओ आप a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, -2 और -1 -3 इवन ऑड पोजिशन है तो 3 हो जाएगा।
ये हो जाएगा आपका 3। फिर आता है A33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया -4 विद नेगेटिव साइन -1, दैट इज -5। तो एज इट इज आ जाएगा -5, एज इट इज आ जाएगा -5। तो क्या आप एग्री करते हो? देयरफॉर कैन आई से दैट एडजॉइंट ऑफ ए is equal to A11 13, A12 5, A13 3, A21 8, A22 -10, A23 -6, then 1 3 and -5। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ A इनवर्स, एंड A इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाय डेटर्मिनेंट ऑफ A, जो 34 आया था, इंटू क्या है? एडजॉइंट ऑफ A, implies A inverse is equal to 1 by 34 A inverse. We are finding the value of A inverse, not matrix X. A inverse क्या होगा? 1 by 34 adjoint of A as it is आ जाएगा 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5। From equation 1 matrix X is equal to A inverse into B। अब आप वैल्यू पुट, और मैट्रिक्स X की वैल्यू क्या थी? X Y Z। मैट्रिक्स ए इनवर्स एज इट इज आ जाएगा 1 by 34 एंड 13 8 1 5 -10 3 3 -6 -5 इंटू मैट्रिक्स बी 1 3/2 9, 1 3/2 9। तो ये हो गया 1 3/2 एंड 9। तो देखो इट विल बी इक्वल टू 1 by 34। अब इसको आपको सॉल्व कर, देखो 13 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 13। और 8 इंटू 3/2 2 4 जा 8, 4 3 जा 12। समझ पा रहे हो? और 1 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 9। तो 12 और 9 कितना हो गया? 21। 21 और 13 ये हो गया आपका 30। कितना आ गया? 34। तो ये वैल्यू आ गई 30। इसके बाद 5 इंटू 1 5 माइनस 2 5 जा 10, ये कितना होगा? -15। और 9 3 जा 27, 32 -15 17। ये कितना आ जाएगा आपका? 17। अब इसको देखो, 3 इंटू 1 3, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 -9 और -45। 45 और 9 कितना होगा? 54। 54 और 3 51, -51 आएगा। कितना आएगा? -51। तो ये हो गया -50। तो देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है आपकी? x, और यहाँ पर क्या होगा? 34/34। एग्री करते हो? सेकंड वेरिएबल क्या है? y, और यहाँ पर क्या होगा? 17/34। द नेक्स्ट वेरिएबल इज z, एंड हियर इट विल बी -51/34। कोई डाउट है तो बताओ। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 34 से 34 कैंसिल, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, और 17 2 जा 34, 73 जा फिर -3/2, दैट इज x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/2 and z is equal to -3/2, and this is the final answer of this question। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने जो ट्राई किया वो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसका एनालिसिस चेक करो। ये आपका मैट्रिक्स ए हो गया, 2 3 3 1 -2 1 और 3 -1 -2। ये आपका मैट्रिक्स एक्स हो गया, और ये आपका मैट्रिक्स बी हो गया 5 -4 3। सबसे पहले कोफैक्टर्स चेक करो। A11 की वैल्यू आएगी 5, A12 की वैल्यू आएगी +5, A13 की वैल्यू आएगी 5, फिर A21 की वैल्यू +3, A22 की वैल्यू आएगी -13, और A23 की वैल्यू आएगी +11, A31 की वैल्यू 9, A32 की वैल्यू आएगी +1, और A33 की वैल्यू आएगी -। ये तो आपकी होगी कोफैक्टर्स की वैल्यू। इसके बाद डेटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 40। डेटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी?
चलो अब मैं ये निकाल के दिखाता हूँ आपको वैल्यू ऑफ डेटर्मिनेंट। किसके अलावा मैं एक्सपेंड करूँ बताओ। एक्सपेंड अलोंग C1, देखो इधर एक्सपेंड अलोंग C1 कर रहा हूँ, एक्सपेंड अलोंग C1। तो डेटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखना, फर्स्ट एलिमेंट आपका 2 है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करो, -2 क्या होगा 4, फिर नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस, 1 1 सा 1, ये क्लियर है। फिर डायमंड एलिमेंट है 1, तो 1 हो जाएगा -1, तो 1 वाला रो और कॉलम हाइड करो, 3 इंटू -2 ये होगा -6, विद नेगेटिव साइन माइनस माइनस प्लस, 1 इंटू 3 क्या होगा 3, फिर नेक्स्ट एलिमेंट है आपका 3, रो और कॉलम हाइड कर दो, 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, विद माइनस साइन माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6, अब देखो 4 + 1 5, 5 3 जा क्या हो गया 10, -6 + 3 -3, माइनस माइनस क्या होगा +3, 6 + 3 9, 9 3 जा 27, 27 + 3 30, 30 + 10 40। अब समझ में आ गया, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 40, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी 40। अब देखो आपको पता बाय मैट्रिक्स मेथड x विल बी इक्वल टू A इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स होता है 1/डेटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये डेटर्मिनेंट की वैल्यू है। ये अभी आपने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू ये आएगी, अगर फिर से चेक कर, फर्स्ट 5 3 9, 5 -13 1, और 5 11 -7, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी। अब आपने जब एडजॉइंट ऑफ ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया होगा, तो आपकी वैल्यू कुछ ऐसे आएगी, 5 5 जा 25, 3 इंटू -4 -12, 9 इंटू 3 27, 5 into 5 25, -13 -4 +52, 1 into 3 3, 5 into 5 25, 11 -4 -44 -21, और ये हो गया 1/40, ये क्या हो गया 1/40, क्लियर हो गया, ठीक है। जब आपने इसको सॉल्व किया होगा तो ये वैल्यू आपकी आएगी 40, ये वैल्यू सॉल्व करके आएगा 80, और ये वैल्यू सॉल्व करके आएगा -40, तो x की वैल्यू आएगी 40/40, दैट इज 1, y की वैल्यू आएगी 80/40, दैट इज 2, और z की वैल्यू -40/40, दैट इज -1, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 30। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके होमवर्क में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन, इसकी वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स से। अब मैट्रिक्स से देखो इसी क्वेश्चन से बनता है ना, आप चेक भी कर सकते हो, 2 -3 5, 2 -3 5, 3 2 -4, 3 2 -2, एंड 1 1 -2, 1 1 -2, मैट्रिक्स ए की वैल्यू गिवन है। फाइंड ए इनवर्स, तो पहले आपको ए इनवर्स फाइंड करना हो, फिर कहा जा रहा है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आप एग्री करते हो जो मैट्रिक्स ए गिवन है, तो डायरेक्टली मैं इसका डेटरमिनेंट फाइंड करता हूँ, इसका कोफैक्टर्स फाइंड करके क्या फाइंड करूंगा ए इनवर्स। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो किसके अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए, R1, चलो R1 के अलोंग कर। तो आपने लिखा एक्सपेंड अलोंग, वैसे मेरे हिसाब से तो R3 से करो, ज्यादा सही रहेगा, 2 1 आ रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग R3, एक्सपेंड अलोंग R3 वी गेट। तो देखो डेटरमिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू, देखो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 1 है, तो 1 वाले केस में क्या होगा, देखो 1 वाला रो और कॉलम हाइड करो, -3 इंटू -4 कितना होगा 12, और फिर नेगेटिव साइन -10, तो 12 -10 कितना 2, और डायरेक्टली लिखूं 2, ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है R3 का, वो डायमंड एलिमेंट, तो -1 हो जाएगा, तो आपने लिखा माइनस। अब इस 1 का रो और कॉलम हाइड कर दो, तो 2 इंटू -4 -8, विद माइनस साइन -15, 15 और 8 कितना होगा 23, तो -23, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया -23। तो नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो है -2, ये हो जाएगा -2,
अब -2 वाला जो रो और कॉलम एलिमेंट है ये हाइड कर, 2 × 2 क्या होगा 4, विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 3 3 जा 9, 9 + 4 क्या होगा 30, ये हो गया आपका 30। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आपका कितना हो गया 2, माइनस माइनस प्लस 23, और माइनस हो गया 26, तो 25 - 26 -1 इज इक्वल टू, determinant of A is equal to -1, that is not equal to 0, therefore A inverse exists। अब A से हमें फाइंड करना है कोफैक्टर्स। Now let's find the value of cofactors। First of all, A11, A12 and A13। A11 first row first column, 2 into -2 -4, with minus sign, minus minus +4 0। A11 की वैल्यू क्या होगी 0, चलो जी हो गया 0। Now A12 first row second column, 3 into -2 -6, with negative sign minus minus +4, तो -2, और -2 है तो ऑड पोजीशन है तो क्या हो जाएगा 2, तो ये हो गया जी आपका 2। देन A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 into 1 3, with माइनस साइन -2, 3 - 2 क्या होगा 1, तो ये आ गया 1, ये क्या हो गया। Now let's find the value of A21, A22 and A2। Second row first column, -3 into -2 6, और -5 1 आएगा, तो ये तो आ गया 1, ये क्या हो गया -1 आएगा, और पोजिशन है माइनस, क्लियर हो गया ठीक है। इसके बाद A22, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 into -2 -4, और ये हो जाएगा -5 -9 एज इट इज आ जाएगा, तो ये हो गया -9। देन A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 2 into 1 2, विद माइनस साइन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 3 1 जा 3, ये क्या हो जाएगा 5 -5 है, ये क्या हो जाएगा -5, तो आपने लिखा माइनस। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं A31, A32 एंड A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 और -4 12, -10 कितना आएगा 2, इवन पोजिशन है तो 2 ही आएगा, यहाँ पे लिखो 2। देन A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 2 into -4 -8, और ये होगा -15 -23, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 23, ये हो गया 23। एंड देन A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 into 2 4, विद माइनस साइन, माइनस माइनस प्लस, 3 3 जा 9, 9 + 4 13, इवन पोजिशन है 13 ही आएगा, तो ये हो गया आपका 13। इसका मतलब ये हो गया, कैन आई से दैट एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 A12 और A13, A21 A22 and A23, A31 A32 A33, ये भी हो गया, और डेटरमिनेंट ऑफ ए क्या था -1। नाउ A inverse will be equal to 1 by determinant of A into adjoint of A। तो देखो 1 by determinant of A तो क्या हो गया 1 by माइनस, और adjoint of A एज इट इज आ जाएगा 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30। कोई डाउट है तो बताओ। अब जैसे -1 मैट्रिक्स के अंदर जाएगा सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या आप एग्री करते हो कि वैल्यू ऑफ ए इनवर्स क्या होगी। देखो 0 तो -0 तो कुछ होता नहीं है, लेकिन ये जो -1 है ये 1 हो जाएगा, और ये जो 2 है ये -2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा -2, फिर -9 9, और ये हो जाएगा -23, फिर 1 की जगह -1 -5 की जगह 5, और ये हो जाएगा -13। कोई डाउट है तो बताओ। ए इनवर्स आ गया ठीक है। नाउ बाय मैट्रिक्स
बाय मैट्रिक्स AX इक्वल टू क्या होता है B, विच इम्प्लाइज X इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब मैट्रिक्स X क्या होगा, X Y Z, और मैट्रिक्स A जो है वो आप फाइंड कर चुके, दैट इज 0 1 -2, 0 1 -2, -2 9 -23 -1 5 -30, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू क्या है वो हम चेक कर रहे थे। मैट्रिक्स बी व्हाट, 11 -5 -3, 11 -5 -3, तो ये हो गया 11 -5 और -3, क्लियर हो गया। ठीक है, आप देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 × 11 0, 1 × -5 -5, -2 -3 +6, तो क्या आएगा 1, तो ये हो गया 1, तो आपने लिखा X Y Z, तो फर्स्ट में आ गया 1। चलो जी आगे चलते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट बोलो, -2 × 11 -22 -45 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 69, और 5 और 2 कितना होगा 7 4, और ये हो गया -67 + 69 तो +2, ये वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ आपने लिखा 2। देन थर्ड रो एंड दिस कॉलम, -1 × 11 -11 5 -25, और ये हो जाएगा +39, 5 + 1 6, 2 + 1 3, -36 + 39 तो +3। देखो प्रॉपर ऑर्डर में आपका आंसर है, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, x will be equal to 1, y will be equal to 2 and z will be equal to 3, and this is the final answer of this question number 50। क्लियर हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.5 बट नॉट लीस्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को पहले आपको लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पे देखो स्टेटमेंट क्या है आपको, ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं आपको, द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 3 kg wheat एंड 2 kg राइस इज ₹60, कितनी है ₹60। तो देखो पर केजी के हिसाब से आपको वैल्यू लेनी है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स। सबसे पहले काम जो पूछा गया वहीं से स्टार्ट, तो आप लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ अनियन पर केजी बी ₹X, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट आइटम क्या है व्हीट पर केजी बी ₹Y, एंड कॉस्ट ऑफ राइस पर केजी बी ₹Z। अब इसके बेसिस पर अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं, नाउ लीनियर इक्वेशंस, नाउ इक्वेशंस फॉर्म आर, देखो अनियन पर केजी ₹X है, तो 4 kg कितने का होगा 4X, व्हीट पर केजी ₹5 है, तो 3 kg का क्या होगा 3Y, राइस का कितना हो जाएगा 2Z, और ये टोटल वैल्यू कितनी है 60 के इक्वल है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड इक्वेशन पर आ जाओ, 2 kg अनियन तो 2X, 4 kg व्हीट 4Y, 6 kg राइस 6Z, तो टोटल वैल्यू कितनी है 90। फिर आगे आ जाओ, 6 kg अनियन 6X, 2 kg व्हीट 2Y एंड 3 kg राइस। करने के बाद ये आपका क्वेश्चन सेम वही बन गया जो अभी तक आप करते हुआ है, समझ में आ गया। कैन आई से दैट हियर above equations can be written as, सबसे पहले क्या आता है मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या होगा 4, y का कोफिशिएंट 3 और z का 2, देन 2 4 6, देन 6 2
3 गुड आउट। फिर ए एक्स, एक्स क्या होगा, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड इक्वल टू मैट्रिक्स बी 60 90 70। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये मैट्रिक्स ए है, दिस इज मैट्रिक्स एक्स एंड दिस इज मैट्रिक्स। नाउ लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ से चलो अलोंग R1 ही कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4, तो आपने लिखा 4। अब 4 वाले केस में देखो, रो और कॉलम हाइड कर दो, 4 3 जा 12 माइनस 12 0, तो ये हो गया 0। तो यहाँ आपने लिखा 0। दैट 3 तो डायमंड एलिमेंट है, -3। अब 3 वाले केस में रो और कॉलम हाइड करो, 2 3 जा 6 और -36, तो कितना होगा, -24 -30, कितना होगा, -30। तो ये हो गया -30। तो नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है आपका 2। 2 वाले केस में क्या होगा, रो और कॉलम हाइड कर दो, 2 2 जा 4 -24 -20, ये हो गया -20। अब अगर आप वैल्यू चेक करते हैं तो देखो ये तो 0 है, माइनस माइनस क्या हो गया 90, और ये हो गया -40, कितना आएगा 50, ये आ गया आपका 50। इट इज इक्वल टू 50 विच इज नॉट इक्वल टू 0, therefore A inverse exists. Now let's find the value of cofactors. कोफैक्टर्स के लिए क्या होगा, A11 A12 एंड A13 A11। तो देखो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हाइड करो, 4 3 जा 12 -12 आएगा 0, तो ये तो हो गया 0। A12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 और -36, ये हो गया -30। -30 का क्या हो जाएगा 30 +30, तो ये हो जाएगा +30। और A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 2 जा 4 और -24 -20, इवन पोजिशन है तो -20 ही लिखोगे। तो नेक्स्ट वैल्यू पर आते हैं, A21 A22 एंड A23। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 जा 9 2 2 जा 4 9 -4 5, फोर्थ पोजिशन है तो -5, तो ये हो गया -1। देन A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 3 जा 12 और -12, ये क्या हो गया 0, ये हो गया आपका 0। देन A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 4 2 जा 8 और -18, कितना होगा -10, और -10 है और ऑड पोजिशन है तो क्या हो जाएगा 10, ये हो गया आपका 10। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपका A31 A32 और A3। तो देखो जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 6 3 जा 18 -8, कितना होगा 10, यहाँ पे 10 इवन पोजिशन है। देन A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, 6 4 जा 24 -4 20, लेकिन ऑड पोजिशन है तो -20, ये हो जाएगा -20। A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 4 जा 16 -6, कितना हो जाएगा 10, 16 -6 कितना हो जाएगा 10, तो ये आपका ऐसे आ गया। चलूँ मैं आगे, ठीक है। अब A इनवर्स कितना, डेटरमिनेंट ऑफ A कितना है हमारा 50। Now can I say that now adjoint of A is equal to A11 A12 A13 कहाँ पे A13, चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं A13, ठीक है ना। A13 की वैल्यू क्या है 0, A12 की वैल्यू क्या है 30, और A13 ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -5 0 10
थर्ड रो में क्या हो जाएगा 10 -20 और 10। कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर हो गया आंसर? ठीक है, इसके बाद ए इनवर्स 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब एक काम करते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन में पुट करते हैं। आप लिखोगे बाय मैट्रिक्स में, बाय मैट्रिक्स ax is equal to b which implies x is equal to a inverse b which implies, तो x की जगह क्या हो जाएगा x y z। जब a इनवर्स की बात आएगी तो ये फॉर्मूला है आपका 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है 50 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है 0 -5 10 30 0 -20 -20 10 10। कोई डाउट है तो बताओ। इंटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स क्या थी 60 90 70 60 90 70, ये हो गया 60 90 और 7। ये क्लियर होगी कहानी? ठीक है, अब देखो तो ये तो हो गया x y z इक्वल टू क्या है 1 बाय। जब आप इसको सॉल्व करो तो देखो 0 इंटू 60 क्या होगा 0, -5 इंटू 90 -450 9 5 जा 45 और 10 7 जा 70 इंटू 10 हो गया 700, तो 450 आएगा। कितना आएगा 250। 700 माइनस 450 कितना हो गया 250, तो ये हो गया आपका 2। चलो तो इंडेक्स वैल्यू पे आ जाओ। 30 इंटू 60 6 3 जा 18 1800, फिर 0 इंटू 90 0 7 2 जा 14 1400, कितना आएगा 400, तो ये आ गया जी 400। अगला भी चेक कर लेते हैं। -26 2 जा 12 1200 9 1 जा 9 900 7 1 जा 7 700, तो 9 और 7 कितना होता है 16 400 ही आएगा, ये भी 400 आएगा। कैन आई से दैट बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, by law of equality x will be equal to 250 by 50, y will be equal to 400 by 50 and z will be equal to 400 by 50। 0 से 0 कैंसिल 5 5 जा 20, 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल 5 8 जा 40। इसका मतलब ये हो गया दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 kg अनियन राइस, दूसरा क्या था वीट एंड राइस बी ₹5 ₹8 एंड ₹8 रिस्पेक्टिव। और इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 4.5 का एनालिसिस होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon। bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।